हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सबसे पहले प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेप में गिना जाता है। ठीक है, इसके सारे इंपॉर्टेंस चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो इसमें से कोई भी चीज आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को, जिसका नाम है पराग पाल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको बिल्डिंग के रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या फिर एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई भी डाटा अगर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.civilnotes.com। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है, वेदर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो या फिर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस हर एक प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है प्लानिंग, फिर आती है शेड्यूलिंग और नेक्स्ट आती है कंट्रोलिंग। अभी ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ही नहीं है, ये हर एक उस प्रोजेक्ट के बारे में है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक अलग सी डेफिनेशन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है, फिर वो जाके कोई टेबल को बनाने का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, उस चीज में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कआउट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम को इस तरीके से करो, जो आपने प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग में ही उस काम को कंप्लीट करने का ट्राई करो, जिसके वजह से आप अपना प्रॉफिट बना के रखोगे और आने वाले दिनों में आप और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वालिटी में इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले चीज अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो आती है प्लानिंग। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में और नेक्स्ट में सीखेंगे प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के बारे में। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में तो सबसे पहले उसमें ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 पॉइंट कौन कौन से, चलो मैं आपको एक सिंगल बाय स्टेप बताता हूं। सेटिंग गोल्स। मान के चलो कि आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिलते ही आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना गोल सेट करोगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करना है, मुझे क्या इस बिल्डिंग में मुझे कौन कौन सी चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले उस लैंड को देखूंगा, लैंड को देखने के बाद उस पर्टिकुलर लैंड में मुझे कौन कौन से रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिसोर्सेस, मटेरियल क्या क्या लगने वाले, ये सारी चीजें मैं सबसे पहले कैप्चर करूंगा। तो वो होता है गोल सेट करना। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी गोल सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये प्रोजेक्ट कितने दिन में और कितने खर्चे में कंप्लीट कर पाऊंगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लाइंट है उसको आप कॉन्फिडेंस में ले सको कि यस, इन दिस टाइम वी कैन कंप्लीट। बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या मैकेनिकल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, ओके, हर एक इंडस्ट्री में टाइम एंड कॉस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप ज्यादा टाइम लगाते हो, ज्यादा खर्चे करते हो, जितना बोले गए थे उससे ज्यादा खर्चे हो, तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग गोल्स। ठीक है, अगर आप गोल सेट करते हो तो जाके आप प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द टर्म। ओके, आपको सबसे पहले कोई भी जो अगर बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन करना है तो उस सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टर्म को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से लेबर लेना है, मुझे कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, मुझे कौन कौन सी चीजें लगेगी, मुझे मशीन लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, मैं नियर बाय लोकेशन को जस्टिफाई करूंगा, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मुझे वाटर सप्लाई हो पाएगा कि नहीं, मुझे कौन कौन सी चीजें यहाँ से ऑटोमेटिकली यूज करने के लिए मिल सकती है, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। ओके, इवन तो आपको यह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि मैं कहां से कम दाम में क्वालिटी मटेरियल लेके ले आ सकता हूं। ठीक है, मैं कहां से क्वालिटी स्किल्ड लेबर ले आ सकता हूं। ठीक है, मैं किस तरीके से इस बिल्डिंग को अच्छा तरीके से प्लान दे पाऊंगा, एलिवेशन दे पाऊंगा, ओके, फिनिशिंग में कितने अच्छे तरीके से दे पाऊंगा, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेगी एट सेकंड स्टेप।
जब आप इसको डिफाइन कर लेते हो, आपके पास मटेरियल, लेबर, सारी चीजें आप जब जस्टिफाई कर लेते हो, इवन द बिल्डिंग का प्लान, एवरीथिंग, बिल्डिंग का प्लान हम कहेंगे सेटिंग गोल्स में आएगा। ओके, तो जब आप ये सारी चीजें जस्टिफाई कर लोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे जिसका नाम है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या होती है? अभी आपके पास बिल्डिंग का प्लान है, अभी आपके पास लेबर है, मटेरियल है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का पावर भी है, आपके पास वाटर रिसोर्स भी है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप दो सॉफ्टवेयर का यूज करोगे। पहला सॉफ्टवेयर है आपका MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दूसरा सॉफ्टवेयर है आपका प्राइमावेरा। ओके, प्राइमावेरा, ओके, P6। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर है जिनका यूज आप कर सकते हैं टू प्रॉपरली डिफाइन द एक्टिविटीज। अभी एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को किस छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, साइट को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम उसमें सबसे पहले लेआउट प्रॉपर जो भी आपका बेंचिंग पॉइंट मतलब एक्सकैवेशन के जो पोर्शन है वो हम हाईलाइट करेंगे। फिर हम एक्सकैवेट करेंगे, फिर हम एक्सकैवेट करने के बाद प्रॉपरली नीचे पीसीसी डालेंगे, फिर हम फुटिंग का वर्कआउट करेंगे, फिर हम कॉलम लेके आएंगे सर्टेन डिस्टेंस तक, फिर हम प्लिन बीम डालेंगे, फिलिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा वॉल बना के फिर से हम वहां पे एक प्रॉपर लेवल का स्लैब बना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपकी एक्टिविटीज में आती है। एक्टिविटीज से आपको ये पता चलता है कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूंगा, ये एक्टिविटी खत्म होने के बाद मुझे ये एक्टिविटी करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे गैंट चार्ट अगर बना के दिखाऊं, ठीक है, जैसे मान के चलिए गैंट चार्ट जो हेनरी गैंट ने हमें दिया था, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले टास्क, ओके, फिर दूसरी टास्क, ठीक है, फिर तीसरी टास्क, फिर चौथी टास्क यहां से इससे साथ चालू हो रही है, फिर पांचवी टास्क इसके साथ ही चालू हो रही है। तो ये जो टास्क का स्टार्ट पॉइंट, फिनिश पॉइंट, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उससे आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है कितने टाइम में खत्म कर पाओगे। तो ये जो एक्टिविटीज है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, ओके, व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ओके, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसा कौन सा क्रिटिकल पाथ है जिसके माध्यम से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इवन दो अगर आप उस पूरे एक्टिविटी को क्रैश कर सकते हो, क्रैशिंग करना मतलब क्या, एक अल्टरनेट क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना जिसके माध्यम से आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट और ड्यूरेशन कम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं आप एक्टिविटी के माध्यम से एंड यूजिंग दिस टू सॉफ्टवेयर MSP, ओके, एंड प्राइमावेरा के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। जब आप एक्टिविटीज पूरा कर लेते हो तो उसके बाद ये तो बजट हो गया, ये तो प्लानिंग स्टेज हो गई। नाउ जब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगी आपकी, व्हेन योर प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है, 0 लेवल पे आपने बजट किया कि हाँ ये प्रोजेक्ट, ये जो घर बनाना है ये 15 लाख में बना दूंगा मैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है पता चलता है अरे यार ये तो 1 महीने में मेरे 3 लाख चले गए, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, ये आती है स्टेप नंबर 4 में। नाउ इन चारों चीजों को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए जो टूल्स आते हैं, अभी मैं वो टूल आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को जिसका नाम है परागपाल, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। और अगर इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है तो आप 1-2 दिन के बाद इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको डेफिनेटली मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल है टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रॉपर एक्टिविटीज, ओके, बिल्डिंग का प्लान, ओके, ये दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। ओके, अगर आपको एस्टिमेशन सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि एस्टिमेशन किसी भी बिल्डिंग का कैसे करते हैं और आप इसका टूल भी मुझसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट मतलब क्या है, मतलब आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है,
और कॉस्ट मतलब दो तरीके से कॉस्ट होती है, एक तो स्टाफ कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट। स्टाफ कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम जैसे मान के चलिए लेबर को हम दे रहे हैं, ओके, हमारे स्टाफ्स को हम दे रहे हैं, वो हम स्टाफ कॉस्ट कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, जो हम मटेरियल के लिए दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल थिंग्स के लिए दे रहे हैं, मिसलेनियस चीजों के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। तो इन दोनों चीजों को आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेशन करना मतलब क्या, प्रॉपर क्वांटिटी आइडेंटिफाई कि मुझे यस 10 महीने में मुझे 10 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, मैं क्लाइंट से 12 लाख रुपए लेने वाला हूं, जिसमें से 2 लाख मेरा प्रॉफिट रहने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया बजट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसलाइन। आपके माइलस्टोन के रिस्पेक्ट में आपने बेसलाइन डाल दी। अभी इसके आगे अगर आप चले गए तो आपका नुकसान क्या है, आपका 2 लाख में से आपको 1 लाख ही मिलेगा जिस तरीके से आप खर्चे करोगे। तो टाइम एंड कॉस्ट एस्टीमेट ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जब आप टाइम की बात करते तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास उतनी मशीनरीज है, किस रिस्पेक्ट में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, ओके, क्या आपके पास स्किल्ड लेबर है, क्या आपके पास अच्छी मैन पावर है। कॉस्ट के टर्म में अगर बात करते हैं तो क्या आप मार्केट से प्रॉपर मटेरियल ला सकते हैं, क्या आपके पास कम दाम में अच्छा क्वालिटी या फिर मीडियम प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले वेंडर अवेलेबल है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करने वाले वेंडर अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको कॉस्ट एस्टिमेट करने के टाइम में सोचनी पड़ती है। उसके बाद आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी साइट किसी जंगल में हो, ठीक है, या बहुत डिस्टेंस पे होती है ऐसी साइट, तो उस टाइम में आपको ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा आएगा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये भी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी बेस पे आप कॉस्ट एस्टिमेट को 101% डिफाइन कर पाओगे। नाउ बजट्स, यस ऑब्वियसली टाइम एंड कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आप बजट बना पाओगे। बजट में दो तरीके से बजट होते हैं, एक तो जीरो बजट और एक होता है जो एक्चुअली चल रहा है। जीरो बजट मतलब वो बजट होता है जिसपे आप सेट करते हो कि मेरा 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं 80 रुपए खर्च करूंगा, 20 रुपए मेरे जेब में आएंगे, मतलब मेरा प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल बजट वो होता है जो आप जीरो बजट के रेस्पेक्ट में आप मॉनिटर करते हो, नहीं देखो मैंने यहाँ पे इतना रखा था, अभी मुझे इतने ही खर्च करने, इसके ऊपर अगर जाऊंगा तो मुझे आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, मुझे मेरे जेब में से देने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट प्रिपरेशन करने के टाइम में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मेरा एक्सेसिव खर्चा एक्चुअल टाइम में कहां हो रहा है, जो मैंने जीरो बजट में नहीं लिया था, ताकि जब आप नया प्रोजेक्ट लोगे तो नए प्रोजेक्ट के टाइम में ये जो गलती आपने यहाँ पे की है, जो पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो आपको पता ही नहीं था लेकिन आपको वाटर का 10 टैंकर एक्स्ट्रा बुलाना पड़ा, तो ये जो 10 टैंकर आपने एक्स्ट्रा बुलाया है, ये क्यों बुलाया है, मे भी मान के चलो कि वहां पे वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, या फिर जो वाटर वहां पे वो साल्टेड वाटर है और आपने स्टार्टिंग में इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि जब नया प्रोजेक्ट आपके पास आए तो आप ऐसी गलती ना करें और उस गलती की वजह से आपके बजट के ऊपर इंपैक्ट ना आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ कैश फ्लो चार्ट्स। कैश फ्लो चार्ट्स बजट के रिस्पेक्ट में ही बनाए जाते हैं। कैश फ्लो मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कैश फ्लो एक क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है, जितना आप खर्चा कर रहे हो, ओके, कैश इन माइनस कैश आउट, मतलब क्या, आपको जितना क्लाइंट पैसा देगा, ओके, उसमें से आप अपने खर्चे माइनस करोगे। तो ये जो परसेंटेज का क्यूमुलेटिव डिफरेंस ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैश फ्लो कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द पोर्शन, जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ निकाल रहा हूं, ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि बहुत बार आपने कैश फ्लो के डायग्राम कुछ ऐसे देखे होंगे, ओके, इस तरीके से आपने डायग्राम देखे होंगे, ओके, या फिर आपने डायग्राम कुछ इस तरीके से देखे होंगे। इसका मतलब क्या है, निगेटिव क्यों हो रहा है? सबसे पहले आप यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे आपका कलेक्शन आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप खर्चे करोगे, ठीक है, और खर्चा करने के बाद जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको पैसा भी तो देगा, तो उस हिसाब से आपके खर्चे में से आपके कलेक्शन में से खर्चा माइनस होता रहेगा। तो उस रिस्पेक्ट में एक क्यूमुलेटिव ग्राफ बनता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट के ऊपर कि चलो आपका 100 रुपए प्रोजेक्ट था, 80 रुपए आपने खर्चा किया, तो ये पॉइंट जो होगा वो बन जाएगा आपका 100 - 80। वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, दैट इज योर प्रॉफिट।
कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पॉइंट जाके आपको आपका कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट ही डिफाइन करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है मटेरियल अवेलेबिलिटी डिटेल्स। लेकिन उसके भी पहले कैश फ्लो के दो तरीके आपको करने चाहिए। एक तो आपको प्लांट कैश फ्लो एंड एक्चुअल कैश फ्लो, ये दोनों चीजें दोनों मैनेज करने चाहिए। इसलिए हम अर्न वैल्यू एनालिसिस या फिर एस कर्व जैसे कंसेप्ट यूज करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि मेरा प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है, प्रॉपर टाइम पे चल रहा है या फिर थोड़ा एक्सपेंसिव कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम दो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एस कर्व या फिर अर्न वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। मटेरियल अवेलेबिलिटी डिटेल्स, मटेरियल अवेलेबिलिटी डिटेल जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है, जैसे एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि आपको कंक्रीटिंग करना है और आपके पास मटेरियल ही नहीं है, तो उस दिन का लेबर का खर्चा आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती है कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है या फिर जो मटेरियल आया है वो प्रॉपर क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, तो आपको मटेरियल अवेलेबिलिटी के ऊपर या फिर जो भी आपकी इन्वेंट्री है मटेरियल की, उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डायग्राम। वेरी सिंपल, इंजीनियरिंग डायग्राम मतलब क्या, जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जो एक्टिविटीज बनाते हैं, एक्टिविटीज में कुछ ऐसे एरर वाले लूप्स बनते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपका इस तरीके से कुछ लूप बना, ओके, ठीक है, जो कि एक एक्टिविटी आपकी यहां पे खत्म हो रही है, एक एक्टिविटी आपकी यहां पे खत्म हो रही है। तो इस तरीके से लूप जो होती है वो आपके प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंजीनियरिंग डायग्राम्स मतलब ये नेटवर्क डायग्राम्स, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो आपके पास स्किल्ड लेबर हो, स्किल्ड इंजीनियर्स हो जो उस वर्क को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट दी प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखिए एक छोटा सा 2 वर्ड है, ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग करके, बट आप देखिए उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपर्ली मॉनिटर करते हैं, बेसिक इसका चीजें आप सीखते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, फिर हम उसके बाद AON नेटवर्क, अर्न वैल्यू एनालिसिस और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि एक क्रैश कोर्स उसी के लिए है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। सॉरी वीडियो थोड़ा लेंदी था, बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आता हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, बहुत मेहनत होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।